मई 2023 के अंत में 41 साल का बोचा शंकर, जो कभी भारतीय नौसेना का अफसर था, आज बुरी तरह से मार खाकर घायल पड़ा था। भूखा, प्यासा और लगभग मौत के कगार पर। कई दिनों से एक अंधेरी काल कोठरी में बंद ऊंचे ऊंचे टावरों में से एक में पड़ा, जो हर वक्त भारी सुरक्षा के घेरे में रहते थे। वो कैदी था, पर भारत में नहीं, बल्कि समंदर पार कंबोडिया देश के बंदरगाह शहर सिहानॉक विले में। 6 साल पहले 2018 तक शंकर अपने देश पर मर मिटने वाला सैनिक था, जिसने 15 साल तक पूरी जी जान लगा के भारतीय नौसेना में सेवा की थी। लेकिन रिटायर होने के बाद वो आम नागरिक की जिंदगी जीने अपने घर विशाखापट्टनम लौट आया। अब जिंदगी में उसका मकसद अलग था, कई कंपनियों में जाकर नौकरी के लिए हाथ पैर मारना। उसने पूर्व सैनिकों के लिए लगाए गए कई नौकरी मेलों में भाग लिया और यहाँ तक कि अग्नि और सुरक्षा अभ्यास में कोर्स भी किया, लेकिन कभी उसे अनुभव की कमी होने की वजह से नकार दिया जाता। देखिए, नौसेना और बाकी सब ठीक है, लेकिन आपके पास आग से बचाने के काम का कोई अनुभव नहीं है। तो कभी इससे भी बदतर उसकी जाति के आधार पर, क्योंकि वो एक रेली समुदाय आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति से आता था। इस वजह से उनका रिज्यूमे उन 2000 पूर्व सैनिकों के बीच कहीं डूब गया था, जिनके लिए मात्र 10 नौकरियां निकलती थी। उसने तो अपनी बचत से 6 लाख भी गवाए पोलैंड में एक नौकरी लगवाने वाली एक एजेंसी को देकर, क्योंकि उनका कमीना एजेंट पैसे लेने के बाद गायब हो गया। और रिटायरमेंट के 5 साल बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से झंड हो चुकी थी। वो एक कंगाल चिड़चिड़ा आदमी बन गया था, जो बीवी के ताने खाता था। पर जब उसने सारी उम्मीदें खो दी थी, तभी उसकी किस्मत बदल गई। जब अचानक एक दिन सिंगापुर से उसके एक रिश्तेदार तिरुमाला ने मसीहा बन के उसे कॉल किया। अरे अन्ना, ये सिंगापुर में मैं कंपनी को जानता हूँ, डॉलर में कमाओगे, अच्छी नौकरी है, ऊपर से रहने खाने का भी बिल्कुल फ्री। कई बार ठगे जाने के बावजूद भी शंकर अभी भी डॉलर हड़पने के लिए बेताब था और फिर से इस डेटा एंट्री की जॉब पाने के लिए वो एजेंटों को 3 लाख देने के लिए राजी हो गया। मई 2023 की शुरुआत में ही शंकर को कई सालों के बाद मुस्कुराने का मौका मिला था। आखिरकार मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर उसको उसकी पसंद का महंगा खिलौना दे पाऊंगा। बैंकॉक एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार करते हुए जब विदेशी एजेंट ने शंकर को उसकी अगली फ्लाइट का टिकट दिया, तो उसे जोर का झटका लगा, क्योंकि ये सिंगापुर की बजाय कंबोडिया की टिकट थी। शंकर ने घबराते कांपते हाथों से अपने रिश्तेदार को फोन मिलाया। अरे तिरुमाला, तुमने तो कहा था कि नौकरी सिंगापुर में है, लेकिन ये तो डरा रहे हैं। तिरुमाला ने उसे बीच में ही काट दिया, जैसे कि उसे पता था कि शंकर का कॉल आने वाला है। चल अन्ना चल, मैं कंबोडिया के ऑफिस में भी हूँ, सब एक ही बात है, तुम बस आ जाओ। इससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता, इस बार कंपनी के एजेंटों ने उसे टोक दिया। सर बस करिए, देखिए समय बर्बाद हो रहा है, कंबोडिया की फ्लाइट का टाइम हो गया है, वहां आपकी नौकरी का टेस्ट पहले से ही तैयार है। हैरान परेशान शंकर के पास उनके साथ फ्लाइट में कंबोडिया जाने के अलावा कोई और चारा ना था। और कंबोडिया में तो वो और भी हैरान हो गया जब वो उस परिसर में पहुंचा जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी। उसकी फटके 4 हो गई जब उसने काली यूनिफॉर्म में मशीन गन पकड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा। हालांकि अंदर शंकर को राहत मिली, क्योंकि वो 6 अलग कंपनियों के लिए इंटरव्यू में बैठा था, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिससे फिर से उसकी जिंदगी में दुख के बादल छा गए। लेकिन जल्द ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत कर यार, कल तुझे फिर 10 इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। अगले दिन उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और एक कंपनी ने उसे काम पर रख लिया। और जब उसने उस कंपनी में अपने देश वालों को देखा, तो उसके दिल को ठंडक पहुंची। शायद यहाँ हालात इतने बुरे नहीं होंगे। हाँ। फिर कुछ मुस्कुराते हुए एजेंट उसके पास आए और उसका पासपोर्ट मांगने लगे। सर पासपोर्ट, ये बस आपकी ज्वाइनिंग के लिए औपचारिकता है। उन पर भरोसा करते हुए बेचारे शंकर ने बड़ी सरलता से उन्हें पासपोर्ट दे दिया। फिर असली काम आया, जब पहली मुलाकात में ही उसके घमंडी चीनी बॉस ने उस पर दहाड़ दिया। देखो, तुम्हें फेसबुक पर महिलाओं की नकली प्रोफाइल बनानी होगी, उन्हें नकली ईमेल से जोड़ना होगा और लोगों से धोखाधड़ी करनी होगी, मंजे फुल करप्शन। जिसे सुन शंकर का खून ठंडा पड़ गया। क्या? मैं ये बकवास काम नहीं करूंगा, छोड़कर जा रहा हूं मैं। ये सुनकर मालिक किसी राक्षस की तरह जोर से हंसा। जाना है तेरे को? तेरा पासपोर्ट तो मेरे पास है झंडू, तो कंबोडिया छोड़ के जा ही नहीं सकता। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और शंकर दौड़ पड़ा एचआर को घोटाले की रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन मदद के बजाय हथियारों से लैस गार्ड एकदम से उसके सामने आ गए
और उसका कॉलर पकड़ के उसके कान में धमकी दी। बेटा अगर तेरे को गोली मार दे और लाश को बॉर्डर पार फेंक देना तो कोई भी तुझे ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आएगा, समझा? और उसे फिर उसी काल कोठरी में फेंक दिया। अब शंकर को काफी डर लगने लगा था, क्योंकि उसके चीनी बॉस ने अपनी उस हरामी हंसी से उसका मजाक उड़ाया। अरे काके तू निकल सकता है मुझको $5,000 देके, यानी कि 4 लाख पहले देने की औकात बना ले। दिन अंधेरे में बीत गए, कोई खाना नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और फिर शंकर को भयानक सच्चाई का एहसास होने लगा कि उसके अपने ही रिश्तेदार उस साले तिरुमला ने उसको इस नरक में बेच दिया था। तो अब या तो धोखाधड़ी करो या पिंजरे में बंद रहो, इसके अलावा उस बेचारे के पास कोई चारा नहीं था। और अब हम आगे देखेंगे कि कैसे कभी नौसेना में रहे शंकर ने भयानक परिस्थितियों का सामना किया और क्या उन्हें कभी इस काल कोठरी से आजादी मिल पाई। पर उससे पहले ना दोस्तों, आप बिस्बो को सब्सक्राइब कर ही दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए ना ये टन घंटी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वापस चलते हैं। तो कंबोडिया के उस ऑफिस और कंपाउंड में बिग बॉस पूरे 24 घंटे हर इंच, हर चाल, हर कदम पर नजर रखता था। कर्मचारी बिना इजाजत के ऊपर नीचे मंजिलों पर भी नहीं आ जा सकते थे। वापस जाओ, तुम्हें इजाजत नहीं है। और जिन्होंने भी विरोध की हिमाकत की, उनकी ना सिर्फ पिटाई होती बल्कि मुफ्त में बिजली का झटका भी मिलता। मतलब भागना नामुमकिन था। एक ट्रेनी होने के नाते शंकर को एक पीला आईडी कार्ड दिया गया था, जो कि कमजोर और बागी होने की निशानी थी, जबकि वहां बस चुके आज्ञाकारी गुलाम लाल कार्ड पहनते थे, यानी कि उनकी हिम्मत कब की टूट के खत्म हो चुकी थी। वहां चीनी मालिकों के आदेश के तहत मलेशियाई ट्रांसलेटर ने साइबर गुलामों को अंग्रेजी में निर्देश दिए, जिस कला को कहते हैं सुअर हलाल घोटाला, यानी पिग बुचरिंग स्कैम। मतलब धीरे धीरे अमीर शिकार को मोटा करके फिर उनकी धड़ाक से कटाई करना। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये कैसे होता है, क्योंकि आपके और आपके आसपास के लोगों के साथ भी हो सकता है। ये लोग शंकर जैसे लोगों को एक 7 दिन की सुअर इन गाइड पढ़ने को देते थे, जिसमें शिकारों को लुभाने के 7 कदम थे। सबसे पहले ये लोग लोगों का भरोसा पाने के लिए चुराए हुए फोटोज के साथ महिलाओं की नकली प्रोफाइल बनाते, जो कि हूबहू असली सोशल मीडिया प्रोफाइल की तरह दिखती थी। फिर उन्हें उनके अमीर व्यापारियों के साथ दोस्ती करने और उनके साथ रोमांटिक फ्लर्ट करने के लिए कहा जाता। और जैसे ही शिकार झूठे प्यार में लट्टू होकर गुब्बारा बन जाता, तब वो अपनी असली चाल चलते। हनी, मैंने आपको एक ट्रेडिंग ऐप का लिंक भेजा है, आपको इस पे पैसा लगाना चाहिए, मेरे पास अंदर की टिप भी है। इस बीच कभी व्यापारियों को शक हो जाता तो ये कंपनियां गुलाम बनी औरतों को मजबूर करती कि वे सेक्स वीडियो कॉल के जरिए उन्हें लुभा कर सौदे को पक्का करें। और प्यार के लिए बेताब या ठरक के मारे अमीर लोग नकली खातों में ढेर सारा पैसा भेज देते, क्योंकि ये नकली महिलाएं बड़े बड़े वादे कर देती थीं। चलो कल सगाई कर लेते हैं बेबी। फिर आता था इनका आखिरी तीर, एक कॉल। बेबी, मैं बिना क्रेडिट कार्ड के हवाई अड्डे पर फंस गई हूँ, जानू अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स भेजो ना। अरे क्यों नहीं, जरूर भेजता हूँ जानू। जिससे वो अकेला ठरकी और मूर्ख रोमियो अपना सब कुछ खो बैठता था। सुअर हलाल हो गया, फिर कंबोडिया के गुलामों की नकली प्रोफाइल रातों रात गायब हो जाती। ये लोग मिडिल क्लास वालों को अपना टारगेट बनाते हैं, उनके व्हाट्सएप में एक लिंक के जरिए बड़ी कमाई वाली निवेश की योजनाओं का लालच देकर। ये स्कैमर्स पहले तो थोड़ा सा पैसा देने के लिए बोलेंगे ताकि आपका विश्वास जीत सकें, फिर उसके बाद बड़ी धोखाधड़ी वाली योजनाएं आपको बड़े मजे से चिपका देंगे। अब यहाँ कंबोडिया में अगर कोई गुलाम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता, खासकर शंकर जैसे नए लोग, तो उनकी खाने और तनख्वाह दोनों में कटौती होती। हाँ, पर यह जरूर था कि अगर वो धोखाधड़ी में सफल होते तो इनाम के रूप में शराब, ड्रग्स और सेक्सी लड़कियों से भरी पार्टियों में उन्हें जाने को मिलता। लेकिन ये भी एक चाल होती थी, क्योंकि वहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं था। बेचारे उन्हीं एम्प्लॉयज को कॉल गर्ल्स और ड्रग्स पर खर्चा करना पड़ता था, जो कि घूम फिर के चीनी मालिकों की जेब में ही जाता था। यहाँ सिर्फ शंकर के रिश्तेदार तिरुमाला जैसे दलाल ही कमाते थे, जिन्हें हर इंसान की तस्करी के लिए $2000 मिलते थे। इसलिए आप समझ गए, वो 5000 या 4 लाख हर महीना कर्मचारी को एक दिया गया झांसा था, जो ये कंपनियां कभी पूरा नहीं करती थी। लेकिन शंकर आखिरकार एक पूर्व भारतीय नौसेना का अधिकारी था और कुछ तरकीबें तो जानता ही था। इसी वजह से एक दिन वो सीसीटीवी कैमरों और हथियारों से लैस गार्डों से बच निकला और चुपके से मोबाइल फोन से कॉल करके उसने भारतीय एम्बेसी के एक अधिकारी को संपर्क किया। हालांकि दुख की बात है कि उसे सिर्फ ठेंगा ही मिला। ओ भाई, ये तेरी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देख, तू दीवार से कूद और हमारे पास आ जा, तभी मैं तेरे को 1 दिन का पासपोर्ट दिला सकूंगा। हाँ। इससे भी बुरा तब हुआ जब चीनी बॉस को ये बात अपने गार्ड से पता चली, जो शंकर को बात करते हुए सुन लिए थे, जिसकी सजा थी शंकर की कई दिनों तक बुरी तरह पिटाई और बिजली के झटके। फिर उसे अंधेरी कोठरी में बेहोश छोड़ दिया गया।
हद से ज्यादा दर्द शंकर के शरीर को चीर रहा था, पर यही समय था जब शंकर ने अपनी नौसेना ट्रेनिंग को याद करते हुए अपना साहस जुटाए रखा। बर्दाश्त करते रहे शंकर, तेरा भी समय आएगा। कुछ दिनों बाद जब घायल शंकर बाकी घोटालेबाज साथियों के बीच वापस आया तो उसे एक अपने साथी गुलाम से पता चला, शंकर आपके शहर में राजेश नाम का एक एजेंट है जो एक दलाल भी है। शंकर में आशा की किरण जाग उठी जब उसने इस जानकारी को विशाखापट्टनम में अपनी पत्नी को मैसेज करके बताया, जो अपने पति को घर लाने के लिए बेताब होकर कई दिनों तक राजेश के ऑफिस का दरवाजा पीटती रही, लेकिन इस हरामी राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब शंकर की पत्नी ने सीधी धमकी दी, मैं भारतीय नौसेना में अपने पति के दोस्तों से शिकायत करूंगी, तब उसकी फटी कि कहीं उसका भांडा फूट ना जाए। तब राजेश ने जिद छोड़कर अपने कंबोडिया एजेंटों को शंकर की रिहाई के लिए मना लिया। लेकिन आजादी मुफ्त में कहाँ मिलती है दोस्तों। शंकर की पत्नी को राजेश के माध्यम से चीनी मालिकों को $4,500 लगभग 4 लाख रुपए देने पड़े। फिर मई 2024 में 1 साल की गुलामी के बाद शंकर आखिरकार अपनी प्यारी पत्नी के पास घर लौट आया, लेकिन अभी भी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। वो सीधा राजेश से लड़ने गया, जिसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। ए भाई, तुझे जो करना है कर ले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, समझा। वो गलत नहीं कह रहा था, क्योंकि स्थानीय पुलिस ने शंकर की शिकायत दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। फिर भी शंकर ने राजेश से 2.25 लाख रुपए की मांडवली कर ली। चलो, कम से कम उसकी खोई हुई बचत का कुछ हिस्सा तो वापस आ गया। लेकिन शंकर अंदर से गुस्से में उबल रहा था। वो रात को सो भी नहीं पा रहा था। उसे न्याय चाहिए था। लोग, मेरे भाई बेचारे अभी भी कंबोडिया में फंसे हुए हैं, मुझे कुछ करना होगा। इसलिए उसने सरकारी स्पंदना नाम से एक जन शिकायत कक्ष में शिकायत दर्ज की और जल्द ही वो शहर की साइबर सेल पुलिस के सामने था, जहां उसने विस्तार से कंबोडिया में अपनी आप बीती और घोटालों के बारे में बताया, जिसकी मदद से पुलिस विशाखापट्टनम में राजेश सहित 10 एजेंटों को गिरफ्तार कर पाई। लेकिन तिरुमाला बच निकला। ये साला आज भी कहीं कंबोडिया में अपनी कमीनी गिरी से कमाए हुए पैसों के मजे लूट रहा होगा। हालांकि भारतीय पुलिस, NIA और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारतीय एम्बेसी के मिले जुले प्रयास की बदौलत उन्होंने घोटालों के परिसरों और सैकड़ों साइबर घोटालों में फंसे कई गुलामों को बचाया और उन्हें वापस भारत लाए। सरकार ने शंकर को नगद पुरस्कार भी देना चाहा, लेकिन वो सिर्फ प्रशंसा पत्र से ही खुश था। मुझे पैसे नहीं चाहिए सर, पर खुशी जरूर होगी अगर इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन दोस्तों, वो वजह जिसके लिए शंकर ने कंबोडिया जाकर अपनी जान जोखिम में डाली, यानी अपना गुजारा चलाने की शंकर की नौकरी की तलाश, वो अभी भी जारी है। बिस्बो की शायरी। नौसैनिक शंकर फंसा एजेंटों के जाल, इस पूरे षड्यंत्र का बिस्बो कहता हाल। अपनी हिम्मत बुद्धि से शंकर लौटा देश, नौकरी के झांसे में कहीं अब भी फंसे विदेश। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।